Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स और उसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है ड्रैग फोर्स एंड स्टोक्स लॉ। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 ड्रैग फोर्स एंड स्टोक्स लॉ। इन टर्म्स को समझने से पहले हमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा। तो हमारे इंट्रोडक्शन में फर्स्ट डेफिनेशन फ्लूइड की आती है। तो फ्लूइड क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं तो उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। तो यही लिखते हैं, the substance that can flow from one place to another place is called फ्लूइड। उसे हम फ्लूइड कहते हैं। वो सब्सटेंस जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड की एग्जाम्पल है बच्चों गैस और दूसरा बच्चे लिक्विड, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम गैस और लिक्विड की स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन आती है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है? तो फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स की स्टडी करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। तो यही लिखते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deal with the study of fluid static and fluid dynamic is called fluid mechanics। स्टूडेंट्स, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें स्टैटिक फ्लूइड और फ्लूइड डायनामिक्स की स्टडी होती हो तो उन्हें हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर इसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स जो हमारे चैप्टर का नेम है। तो सबसे पहले हम फ्लूइड स्टैटिक के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो अगर फ्लूइड रेस्ट पर होगा तो उनकी हम स्टडी करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे? फ्लूइड स्टैटिक कहते हैं। तो यही लिखते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deal
with the study of fluid at rest. Fluid at rest is called fluid static. Fluid स्टैटिक्स। तो बच्चों स्टैटिक का मतलब ही होता है रुका हुआ। अगर फ्लूइड बेटा रेस्ट पर हो और उनकी हम स्टडी करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। अब फ्लूइड स्टैटिक्स की एग्जांपल ये है, फर्ज करो बच्चे हमारे पास एक डैम है। अब डैम के अंदर वाटर क्या होता है? रेस्ट पर होता है। फर्ज करें तो जो डैम के अंदर जो वाटर रेस्ट पर होगा, इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा? स्टैटिक वाटर होगा। और स्टैटिक वाटर की जो स्टडी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्लूइड स्टैटिक कहते हैं। तो यही इसकी एग्जांपल है। प्रेशर exert due to static water in dam. अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है फ्लूइड डायनामिक्स। तो फिजिक्स की वो शाख जिसमें अगर पानी बेटा मोशन के अंदर हो या कोई सब्सटेंस मोशन में हो, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। तो डेफिनेशंस लिखते हैं। The branch of physics that deal with the study of fluid in motion is called फ्लूइड डायनामिक्स। इधर लिख लेता हूँ, फ्लूइड डायनेमिक। तो बच्चे अगर बच्चे फ्लूइड मोशन में हो, फिजिक्स की वो शाख जिसमें फ्लूइड मोशन में हो और उनकी स्टडी की जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। अब जो बच्चों इसकी एग्जांपल है, इधर जगह नहीं बच्चे आप लिख ले कि हमारी रगों के अंदर जो खून फ्लो करता है वो किसकी एग्जांपल हो गई? वो फ्लूइड डायनामिक्स की एग्जांपल होगी। इसी तरह वाटर फ्लो थ्रू द पाइप, जो पानी जो पाइप के अंदर से फ्लो करता है तो उससे हम क्या कहते हैं? तो वो किसकी एग्जांपल होगी? वो फ्लूइड डायनामिक्स की एग्जांपल होगी। तो पहली एग्जांपल क्या है? वाटर फ्लो थ्रू द पाइप। और दूसरी क्या हो गया बच्चों? ब्लड फ्लो थ्रू दी वेसल। अब पढ़ते हैं विस्कोसिटी। फर्ज करो बच्चे, तो फर्ज करो हमारे पास एक बेटा पाइप है, उस पाइप में से एक पानी फ्लो करता है या कोई सब्सटेंस फ्लो करता है। अब वो सब्सटेंस लेयर की शक्ल में बेटा फ्लो करता है। अब बच्चे उन लेयर के बिटवीन जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? विस्कोसिटी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस क्या लिखेंगे? The frictional effect between the different layer of flowing fluid is known as viscosity. The frictional effect of
different layer of flowing fluid, different layers of flowing fluid. Flowing fluid is called viscosity. Viscosity. अब बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, रिप्रेजेंटेड बाय ईटा। बेटा ईटा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। तो स्टूडेंट्स इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ईटा से। नेक्स्ट पॉइंट, जो विस्कोसिटी को हम मेजर करते हैं वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से मेजर करते हैं। तो यही लिखते हैं, द विस्कोसिटी is measured in the term of coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. तो बच्चों इसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की टर्म में भी मेजर कर सकते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और विस्कोसिटी एक ही है बच्चों, ठीक हो गया। अब इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला लिखेंगे आप इसका, फार्मूला ईटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 6 पाई R V T। अब बच्चे इसके अंदर जो F है ये हमारे पास ड्रैग फोर्स है, इसको हम FD से डिनोट करते हैं, ड्रैग फोर्स, ये आगे हम पढ़ेंगे इधर। अब 6 पाई एक कांस्टेंट टर्म है, R हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर है, ठीक हो गया, ये आगे पढ़ेंगे। और VT का मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये इसका बच्चों फार्मूला हो गया, ईटा इज इक्वल टू FD डिवाइडेड बाय 6 पाई RVT। तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसका बच्चे पढ़ते हैं यूनिट। तो इसका बेटा यूनिट लिखते हैं, यूनिट हेडिंग डालोगे यूनिट। फोर्स का क्या होता है बच्चों? न्यूटन लिख लिया। फिर इसके बाद हमारे पास डिवाइडेड, अच्छा जी, फिर मीटर पर सेकंड। अब इसको बेटा सही तरीके से लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर सेकंड। तो इसका बच्चे यूनिट क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर सेकंड। और ये बराबर होता है, इसको मैं बेस यूनिट में कन्वर्ट करूंगा तो वो किलोग्राम पर मीटर और पर सेकंड। अब बच्चे इसकी हम डायमेंशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, MLT की फॉर्म में क्या होगा?
किलोग्राम का क्या आ जाएगा बेटा m, और मीटर का क्या होता है l, और इसके ऊपर जो पावर है वो -1 इधर आ जाएगी। और सेकंड क्या होगा होता है बेटा t से डिनोट करते हैं सेकंड को, और -1। अगर बच्चों इसकी पावर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1 -1 और -1 इसकी क्या होगी डायमेंशन हो गई है। अब बच्चों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जब बच्चों जब इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो जो फ्लूइड होगा वो बड़ी मुश्किल से फ्लो करता है। तो यही पॉइंट लिखते हैं, व्हेन वैल्यू ऑफ ईटा इज हाई then fluid flow hardly, then fluid flow hardly। तो बच्चों जब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो जो फ्लूइड होता है वो बड़ी मुश्किल से फ्लो करता है। तो इसकी एग्जांपल क्या होती है, हनी और थिक तार, हनी और थिक तार। बच्चों जब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू लो होती है, जब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू लो होगी तो फ्लूइड क्या करेगा बच्चे, इजीली फ्लो करेगा। तो यही लिखते हैं पॉइंट आगे, when value of eta is small, या लो भी लिख सकते हो स्मॉल, then fluid flow easily। तो उस वक्त फ्लूइड क्या करेगा, इजीली फ्लो करेगा। तो इसकी एग्जांपल होती है वाटर हो गया, वाटर और मिल्क, वाटर एंड मिल्क। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या लिखा था, जब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू हाई होती है तो फ्लूइड क्या करता है, बड़ी मुश्किल से फ्लो करता है। फर्ज करो बच्चों आपके पास एक गिलास है और उस गिलास के अंदर आपने हनी ले रखी है। जब आप उस गिलास को उल्टा करेंगे तो फिर क्या करेगा, जो हनी होगी वो बड़ी मुश्किल से क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो इसी तरह जब बच्चों हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, अब जब मैं उस गिलास को मैं उल्टा करूंगा तो पानी इजीली फ्लो करेगा। तो इसका मतलब ये है हनी बेटा क्यों मुश्किल से फ्लो कर रही थी, क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हाई है। और पानी आसानी से क्यों आ रहा था, आसानी से फ्लो क्यों हो रहा था, क्योंकि इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, स्मॉल है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, all fluid has non-zero viscosity। या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं कि तमाम फ्लूइड जो होते हैं उनकी नॉन ज़ीरो विस्कोसिटी होती है, उनके बच्चे विस्कोसिटी क्या होती है, ज़ीरो नहीं होती है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल और देने लगा हूँ
जो पेपर के एमसीक्यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर गैस के लिए, फॉर गैस जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का रिलेशन होता है वो बेटा डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। जब बच्चों टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करता हूँ गैस के केस के अंदर, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज होगी। अब बेटा दूसरा केस, फॉर लिक्विड। तो लिक्विड के केस के अंदर क्या होता है बच्चों, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनवर्स रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। जब बच्चे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो वहाँ पर बेटा क्या होगा, शाबाश, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये होता किसकी वजह से बेटा, कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। कोहेसिव फोर्स तो कोहेसिव फोर्स क्या होती हैं बेटा, वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के बिटवीन में हो तो उन्हें हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अब बच्चों गैस के अंदर कौन सी क्या वजह है भाई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू, तो वो है डिफ्यूजन। ये आप क्लास में पढ़ के आएंगे 9th क्लास में। फर्ज करो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पाइप है और इस पाइप से बच्चे कोई सब्सटेंस या वाटर फ्लो कर रहा है। जब बच्चों ये इस पाइप से वाटर या कोई सब्सटेंस फ्लो करता है तो इस वाटर को एक अपोजिंग फोर्स का सामना करना पड़ेगा। वो इस वाटर या सब्सटेंस को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। जो रोकने वाली जो फोर्स होती है तो उसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो इसी को लिखते हैं, the force which resist the force which resist the motion of body moving through fluid is called drag force। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो ड्रैग फोर्स का बच्चों फार्मूला क्या होता है, F D इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R V T। तो बच्चे F D का मतलब ड्रैग फोर्स होता है, 6 पाई एक कांस्टेंट है और n हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, r हमारे पास रेडियस है और vt का मतलब क्या है, vt का मतलब है वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स अब हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करो स्टूडेंट, ये एक हमारे पास कार है और ये बेटा इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे की तरफ है, ये आगे की तरफ मूव कर रही है। अब बच्चों आपने इस गाड़ी से हाथ विंडो से बाहर निकाला, वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे की तरफ है। बच्चे आपने हाथ बाहर निकाला हुआ है। अब बच्चे आपकी गाड़ी तो आगे मूव कर रही है लेकिन आपके हाथ पर एक और फोर्स लगेगी तो वो आपके हाथ को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। तो वो जो फोर्स होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक हो गया। दोबारा सुन ले, फर्ज करो बच्चे आपके पास एक गाड़ी है, अब आप
चलती हुई गाड़ी पर अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो बच्चों आपको एक अपोजिंग फोर्स लगती है, आपके हाथ पर एक अपोजिंग फोर्स लगेगी जो आपके हाथ को पीछे धकेलने की कोशिश करती है। गाड़ी की डायरेक्शन आगे की तरफ है लेकिन आपके हाथ को पीछे की तरफ एक फोर्स धकेलती है, वो धकेलने वाली फोर्स क्या कहलाती है? ड्रैग फोर्स कहलाती है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स ड्रैग फोर्स का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब वेलोसिटी को मैं इंक्रीज करता हूं तो ड्रैग फोर्स भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। व्हेन वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट देन ड्रैग फोर्स विल बी इंक्रीज। व्हेन we increase the velocity of object then drag force will be increased. Drag force will be increase। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है? फर्स्ट करो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फ्लूइड का स्फीयर है। अब फ्लूइड के स्फीयर का रेडियस r होता है। तो जब बच्चों वो स्फीयर वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उस पर बच्चे एक फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो वो फोर्स बच्चे ड्रैग फोर्स होती है। जब वो ड्रैग फोर्स लगेगी ना तो वो बेटा और भी स्लो हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन उस स्फीयर का जो मीडियम होता है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा कहलाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? स्टोक्स लॉ कहते हैं। अभी भी समझ नहीं आई? समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फर्ज करो बच्चों ये हमारे पास एक स्फीयर है। अब ये स्फीयर बच्चे वेलोसिटी v के साथ मूव करता है डाउनवर्ड, ठीक है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो बच्चों इसके अगेंस्ट एक और फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? ड्रैग फोर्स कहते हैं। लेकिन इस स्फीयर का जो रेडियस होता है, ठीक है, उसको हम r कहते हैं। जो उस स्फीयर का जो मीडियम होता है उसको हम n कहते हैं। तो इसी को हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। तो यही फिर डेफिनेशंस में लिखते हैं, दी ड्रैग फोर्स D acting on sphere of fluid having radius r moving with slow velocity moving with low velocity, slow velocity, its medium is कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बच्चे सैम्पल है ईटा, इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। तो स्टूडेंट्स स्टोक्स लॉ क्या होता है? फर्ज करो बच्चों ये हमारे पास एक क्या है? एक फ्लूइड का स्फीयर है। इस फ्लूइड के स्फीयर का जो रेडियस r है, जब ये बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एक्ट करती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के एक और ऑपोजिट फोर्स लगती है।
तो वो बेटा कौन सी फोर्स होती है, वो ड्रैग फोर्स होती है। ड्रैग फोर्स लगने की वजह से ये वाला जो स्फीयर होता है ये स्लो वेलोसिटी के साथ मूव करता है, लेकिन जो इसका जो मीडियम होता है उसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला भी बच्चों यही है, स्टोक्स लॉ का जो फार्मूला होता है Fd इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। वी टी मीन टर्मिनल वेलोसिटी। अब बच्चों इसकी डिपेंडेंस पढ़ते हैं, जो फार्मूले के अंदर वैल्यूज हैं वही इसकी डिपेंडेंस हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे जो स्टोक्स लॉ है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। इसके बाद बच्चे रेडियस या साइज पे डिपेंड करता है, क्या करता है, साइज पे डिपेंड करता है, साइज। साइज ऑफ स्फीयर, स्फीयर आर पे। और बच्चों इसके बाद करता है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और बेटा थर्ड एक और होता है, वो होता है कंसंट्रेशन। और ये कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब बच्चों लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या होती है, ये जो फार्मूला होता है स्टोक्स लॉ का, ये जो कानून होता है तो ये उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो होती है, तो ये उस वक्त लॉ एप्लीकेबल होता है। तो यही लिखते हैं, दिस law is applicable for slow speed, जिन ऑब्जेक्ट या स्फीयर की स्पीड स्लो होती है तो वहाँ पे बच्चे स्टोक्स लॉ अप्लाई होता है। और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिन ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा हो या जिन फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा हो तो फिर जो ड्रैग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, जबकि वो एक प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। एट हाई स्पीड एफडी, एफडी से क्या मुराद है, ड्रैग फोर्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी। या आप ये भी लिख सकते हो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होती है तो ड्रैग फोर्स सिंपली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। यहाँ पे बेटा मैंने नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।